नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मजमिश्र। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर ये बात कही है कि ये सरकार यानी केंद्र सरकार के लिए कि ये सरकार चलने वाली है, ये जाने वाली सरकार, गिरने वाली सरकार है, ये गिरने वाली सरकार। मुझे याद पड़ता है कि जब से सरकार बनी है शायद ये तीसरा मौका है बड़े कार्यक्रमों में जब उन्होंने ये बात कही। 2 बार तो संसद भवन के भीतर ही बोल चुके हैं। मंगलवार को बजट सत्र में वो जो चर्चा चल रही है उसमें भाषण दे रहे थे, अपनी बात रख रहे थे और उस दौरान उन्होंने ये बात कही। इससे पहले जब 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू हुआ था तो जो स्वागत भाषण था यानी जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा जब हो रही थी तब भी उन्होंने ये बात कही कि ये सरकार चलने वाली नहीं, ये जाने वाली सरकार है। इसके अलावा पिछले दिनों कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने अपने एक कार्यक्रम में उन्हें बुलाया था। उस कार्यक्रम में भी उन्होंने ये बात कही कि ये सरकार चलने वाली नहीं, ये जाने वाली है। सरकार पर लगातार वो हमलावर तो हो ही रहे हैं, विपक्ष के नेता हैं और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के बाद सबसे बड़ा दल उनका है। 37 सांसद उत्तर प्रदेश से उनके जीत करके आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक जो कॉन्फिडेंस होता है उसका लेवल काफ़ी हाई होगा ही। और 37 सांसद उनके तो जीत करके लोकसभा में आए ही हैं। भारतीय जनता पार्टी को 62 से 33 तक पहुंचाने में भी उन्होंने काफ़ी उनका रोल रहा है, जिसकी वजह से 272 सीटों पर भी नहीं पहुंच पाई भारतीय जनता पार्टी, महज 240 सीटों पर सिमट गई। तो लेकिन सवाल ये उठता, अच्छा अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि इससे पहले कई और नेता भी अभी इसी सत्र में जो बजट सत्र मानसून सत्र में जो बजट पर चर्चा चल रही है उसी में तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने भी ये बात कही। आपको याद होगा उन्होंने कहा कि सभी लोग कुर्सियों की पेटियां बांध लें, कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत कुछ हो सकता है। उनका भी इशारा इसी बात पर था कि शायद सरकार जो है उसकी अस्थिरता और स्थिरता को लेकर के वो चर्चा कर रहे थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी परोक्ष रूप से इस तरह की बातें कर चुके हैं और दूसरे नेता भी इस तरह से बात कर चुके हैं। इसके अलावा जो बजट पेश किया गया है और जिस पर चर्चा चल रही है उस बजट को लेकर के भी ये विपक्ष ने कहा, उसके लिए एक मुहावरा इस्तेमाल किया उन्होंने कि ये कुर्सी बचाओ बजट है। तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये विपक्षी दल या बार बार इस बात की चर्चा क्यों हो रही है कि सरकार जाने वाली है, सरकार गिरने वाली है, सरकार स्थायी नहीं है, सरकार स्थिर नहीं है, इसको लेकर के। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ये एहसास दिला रहे हैं कि तीसरी बार लगातार इतिहास में ये ऐसा दूसरा मौका है जब कोई सरकार रिपीट हुई है। एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है और वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन वो एहसास दिलाते हैं कि लोगों को ये पता रहे, मालूम रहे कि सरकार स्थिर है। वो कई बार कह चुके हैं कि सरकार 5 साल चलने वाली है, यानी वो इस बात का एहसास दिलाते रहते हैं कि सरकार जो है वो पूरे 5 साल चलेगी, स्थिर सरकार है। लेकिन कई ऐसे मौके हैं जिस पे ये लगता है कि सरकार के ऊपर किस तरह का दबाव है। और ये जो बातें हो रही हैं कि सरकार जाने वाली है, सरकार अस्थिर है, सरकार कभी भी जा सकती है, तो इसके पीछे बड़े कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि जो 272 सीटों का आंकड़ा पिछले बार 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने अकेले दम पर 272 से ज़्यादा सीटें पाई थी। तो 2019 में भी उसके पास 303 सीटें थी जो घट करके अब 240 पर आ गई हैं। तो इस लिहाज से वो एक अल्पमत की सरकार में तो है ही। हालांकि एनडीए गठबंधन के पास जो सांसदों की संख्या है पर्याप्त है, वो 293 सांसद उसके पास है और ऐसे में उसको अस्थिर नहीं कहा जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि अल्पमत की सरकार है। सहयोगी दल कभी भी, चूंकि उनके साथ कोई बाध्यता तो है नहीं, उनके पास कोई एंटी डिफेक्शन लॉ तो लगने वाला नहीं है, वो जब चाहे अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। और समर्थन की कीमत भी चुकानी पड़ रही है सरकार को लगातार। बजट में साफ तौर पर दिखाई दिया, वित्त मंत्री की विवशता दिख रही थी कि 2 राज्यों को यानी बिहार को और आंध्र प्रदेश को उन्होंने किस तरह से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, उसमें बजट में आवंटन किया है और उस चीज़ को खास तौर पर मेंशन भी किया
जिसकी वजह से अब विपक्ष के घेरे में आ गई हैं। सरकार, आरोप लग रहा है कि बजट जो है वो इन दोनों पार्टियों को खुश करने के लिए, बिहार की जनता दल यूनाइटेड की जो वहाँ सरकार को लीड कर रही है और तेलुगु देशम पार्टी जो आंध्र प्रदेश में सरकार को लीड कर रही है, उनको खुश करने के लिए बजट में उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए। अब दूसरे राज्यों के साथ अनदेखी की गई। तो एक बड़ा कारण यह है कि अल्पमत में भारतीय जनता पार्टी अल्पमत की सरकार को चला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला अनुभव है जब वो अल्पमत की सरकार चला रहे हैं। इससे पहले उन्होंने गुजरात में सरकार चलाई पूर्ण बहुमत की, केंद्र में दो सरकार उन्होंने चलाई पूर्ण बहुमत की, लेकिन ये तीसरा मौका उनको अब चुभ रहा है, तकलीफ दे रहा है और इस विवशता को बार बार दिखा रहा है कि अल्पमत की सरकार चलाना कितना मुश्किल होता है। जिस तरह से वो फैसले ले रहे थे, कोई बैठक नहीं, किसी सहयोगी दलों को कोई तवज्जो नहीं दे रहे थे, लेकिन अब लगातार सहयोगी दलों के साथ उनको बैठकें करनी पड़ रही हैं। सहयोगी दलों के साथ बैठ करके, पहले तो दूर दूर ही अपने सांसदों के साथ जैसे बैठते थे वैसे उनके साथ भी, लेकिन अब सहयोगी दलों के, खास तौर से जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी के नेताओं के साथ बैठ करके जिस तरह से वो मीटिंग्स करते हैं या सभा जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें बैठते हैं, तो ये दिख रहा है कि किस तरह से उनको अब अल्पमत की सरकार चलाना कितना मुश्किल हो रहा है। और दूसरी ओर जैसे उन्होंने पार्टी पर पूरा कब्जा बनाए रखा, सरकार पर तो पूरा कब्जा था ही, उसमें उनकी इच्छा के बगैर कुछ और हो ही नहीं सकता था। मुखालफत करने की, विरोध करने की या उनके किसी फैसले पर उंगली उठाने की तो किसी की हिम्मत ही नहीं थी। यद्यपि अभी भी नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे स्वर मुखर हो रहे हैं। तो एक तरफ तो सहयोगी दलों का जो दबाव उनके ऊपर है, सहयोगी दलों का दबाव ये भी है कि सरकार बनाए रखने के लिए भी, और कुछ पुराने सहयोगी ऐसे हैं जो उनसे निकलने की, छिटकने की कोशिश में लगे हुए हैं, महाराष्ट्र में और हरियाणा में। तो एक बात यह है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अल्पमत की सरकार का जो दबाव है, और दूसरे ये है कि इसी वजह से जो सरकार अब पूर्ण बहुमत में केंद्र में नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी पर भी वो पकड़ अब नहीं है, संगठन पर भी पकड़ नहीं है, और अपने जो दूसरे मुख्यमंत्री थे जो उस तरह से यस मैन नहीं थे, जो बिल्कुल जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं उसी की हाँ में हाँ मिलाने वाले, ख़ास तौर से अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख लीजिए। योगी आदित्यनाथ के ऊपर लगातार जिम्मेदारी लेने की बात की जा रही है कि इस चुनाव में हार की वो जिम्मेदारी लें। दो डिप्टी सीएम्स को लगाया गया है कि उनके खिलाफ वो आवाज़ मुखर करें और तेज़ करें, सहयोगी दलों को लगाया गया, लेकिन योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से बिल्कुल सीना ताने खड़े हैं। इसका एक ताज़ा तरीन उदाहरण आपने देखा होगा कि जब नीति आयोग की बैठक के दौरान सभी मुख्यमंत्री दिल्ली में मौजूद थे और मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हो रही थी, उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हाय हेलो तक नहीं हुई, नमस्कार तक नहीं हुई। योगी आदित्यनाथ चुपचाप खड़े रहे, उन्होंने नमस्कार तक नहीं किया दोनों को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहीं पहुंचे तो उन्होंने नमस्कार किया। इस बात का जिक्र भी अखिलेश यादव ने किया कि तकलीफ तो केंद्र की सरकार को, उनका भी निशाना प्रधानमंत्री की ओर था कि अब अपने ही लोग जो है वो नमस्कार तक नहीं कर रहे हैं। तो एक बात यह भी है कि पार्टी के भीतर जो उथल पुथल मची है और उस पर अब उनका नियंत्रण नहीं रहा, तो इसको लेकर के भी कि सरकार कमज़ोर है और कभी भी जा सकती है, पार्टी के नेता आप किसी भी राज्य में विद्रोह कर सकते हैं। दूसरे ये है कि जहां जिन राज्यों में अभी हाल में अगले 3-4 महीनों में चुनाव होने वाले हैं, उसमें महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड प्रमुख है। इन तीनों राज्यों में हार का डर भी सता रहा है। हरियाणा और महाराष्ट्र को लेकर के अभी जो प्री पोल सर्वे आए हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को हार का सामना करते हुए दिखाई दे रहा है, जिसमें कि महाराष्ट्र में तो एक सर्वे आया हुआ था, वहाँ के एक बड़े मीडिया हाउस ने कराया था, जिसमें इंडिया गठबंधन की जीत की पूरी संभावना वहाँ जताई जा रही है और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी अच्छा खासा डिफरेंस है। दूसरे हरियाणा में भी तो ये, और झारखंड में भी आदिवासियों की नाराज़गी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वहाँ पर बहुत मजबूत नहीं है। तो इन 3 राज्यों में आने वाले दिनों में चुनाव है। अब ये डर भी सता रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, या कह लीजिए कि सेंट्रल लीडरशिप को बीजेपी की, कि अगर इन 3 राज्यों में, और वो भी
महाराष्ट्र और हरियाणा में जहाँ पर की सरकार है अपनी गठबंधन की, अगर वहाँ हार हो जाती है तो ये बहुत ही एक शर्मनाक स्थिति होगी और तब और दबाव बढ़ जाएगा कि अब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो एक तरफ तो जो अपने गठबंधन के सहयोगी दल हैं उनका दबाव झेल रहे हैं, उसके अलावा पार्टी के भीतर जो उथल पुथल मची हुई है उसका अपना एक दबाव है, और आने वाले दिनों में अगर इस तरह की स्थिति बनती है कि इन राज्यों में हार हो जाती है और दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब 75 साल की ओर बढ़ रहे हैं, तो उसकी आशंका पहले से ही है कि अगर हारे तो निश्चित तौर पर पार्टी के भीतर से ये दबाव होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का पद छोड़ें और किसी दूसरे को दें। लेकिन प्रधानमंत्री पद छोड़ेंगे इसकी संभावना बहुत कम दिखाई पड़ रही है, बिल्कुल क्षीण है, क्योंकि प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के लिए वो किस कदर समझौते कर रहे हैं ये साफ दिखाई पड़ रहा है। अपने सहयोगी दलों के एक बजट में इस तरह का उनको प्रावधान करना पड़ा और ये बताना भी पड़ा, ये दबाव पहले से दिखाई पड़ रहा था। उसके अलावा जिन तमाम मुद्दों को लेकर के वो कांग्रेस पार्टी को चुनाव से पहले चुनावी भाषणों के दौरान घेर रहे थे, मुस्लिम्स के आरक्षण को लेकर के कि आए तो आंध्र प्रदेश में और दूसरी जगहों पर ये दे देंगे, उसी आंध्र प्रदेश में उन्हीं की सहयोगी पार्टी तेलुगु देशम पार्टी कह रही है कि हम देंगे, बल्कि इसको हम बढ़ाने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसी उन लोगों से भी आपको समर्थन लेने के लिए नाको चने चबाने पड़ रहे हैं, उनकी खुशामदी करनी पड़ रही है, और जो भी वो बजट में चीज़ें मांग रहे हैं वो आपको देना पड़ रहा है। और अभी तो स्पेशल पैकेज की बात हो रही है, इसको लेकर के भी लगातार दबाव बनेगा। तेलुगु देशम पार्टी 15,000 का जो बजट में आवंटन किया गया है उससे बिल्कुल खुश नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर के कि एक दबाव है ही भारतीय जनता पार्टी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, कि एनडीए सरकार कितने दिन चलेगी, यानी उसकी स्थिरता को लेकर के आशंकाएं जताई जा रही हैं। और विपक्ष जानबूझ करके इन चीज़ों को और आगे बढ़ा रहा है, वो एहसास दिला रहा है, ये बता रहा है कि किस तरह से यहाँ पर गठबंधन के सहयोगी दलों में, एनडीए गठबंधन में आपसी खींचतान चल रही है, और उन्हीं के बीच में नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी किस तरह से खींचतान चल रही है, उथल पुथल मची हुई है, और सभी लोग सिर्फ मौके की तलाश में हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सरकार की स्थिरता को लेकर के संदेह जता रहे हैं, और उनमें भी आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे इन 3 राज्यों में, महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में, और इधर किसान आंदोलन फिर से तेज़ी पकड़ने के मूड में है। किसानों ने घोषणा कर रखी है कि वो उनका जो कि एमएसपी पर गारंटी को लेकर के, एमएसपी को लीगल गारंटी बनाने को लेकर के जो सरकार ने आश्वासन दिया था, और तभी उन लोगों ने अपना किसान आंदोलन समाप्त किया था, तो उस पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। उसको लेकर के दिल्ली में फिर जुटने वाले हैं। अगर यहाँ जुट गए तो एक और दबाव बनेगा। और हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों ऐसे राज्य हैं जहाँ किसानों का संगठन बड़ा मजबूत है, और राजनीति में किसानों की जो स्थिति है, उनकी जो मौजूदगी है, वो काफ़ी वहाँ पर एक तरह से प्रभाव रखती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सरकार की स्थिरता को लेकर के संदेह जता रहे हैं, और विपक्ष वो एहसास दिला रहा है, इस बात का जिक्र बार बार कर रहा है कि सरकार कभी भी जा सकती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार ये याद दिलाना पड़ता है, कहना पड़ता है कि सरकार स्थिर है, और हमने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है। तो देखना है कि सरकार स्थिर रहती है या सरकार पर अस्थिरता के बादल और घने होते हैं। लेकिन फिलहाल ये है कि बजट सत्र में भी सरकार विपक्ष के आरोपों से लगातार घिरी हुई है, और कई तरह की गलतियां उसके सांसद कर रहे हैं, जिसका नज़ारा हमने पिछले दिनों लोकसभा और राज्यसभा में देखा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।